बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एम रब्बानी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कामटी से साजिद अहमद ख़ान एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टिव्स के मुताबिक हम लोग 22 जुलाई से 28 जुलाई के दरमियान शिक्षण सप्ताह यानी तालीमी हफ़्ता मनाने जा रहे हैं और उसी की एक एक्टिविटी के तहत आज हम मुलाक़ात करने वाले हैं अली जनाब रियाजुल खालिक साहब, जो कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के रियासती नायब सदर हैं और ये एम रब्बानी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज से ही अपनी मुलाज़मत को मुकम्मल करके सुबुकदोश हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने तालीमी मैदान में ये बेहद सरगर्म हैं और अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं। तो इस शिक्षण सप्ताह के तहत हमने बेहतर समझा कि हम इस मौके पर अली जनाब रियाजुल खालिक साहब से बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए और उनके वालिदैन के लिए बहुत सारी मुफीद मालूमात जमा करें और उसको लोगों तक पहुँचाएँ। जनाब रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपसे मुलाक़ात करना और आपसे बातचीत करना ये हम सब के लिए बहुत ही सूदमंद होता है, ये हमेशा का तजुर्बा है। तो इस शिक्षण सप्ताह के तहत जैसा कि आप तालीमी मैदान में इतने सरगर्म हैं और आपकी इतनी खिदमात हैं, तो उसी के पस मंज़र में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी जो अभी शुरू है, तो इसके बारे में कुछ मुख्तसर मालूमात जो हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो वो आप ज़रूर हमको बताएं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का और बिलख़ुसूस मुंतज़मा कमेटी का और स्कूल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी एक्टिविटी या मेरा जो तालीमी मैदान में जो काम है वो तकरीबन 30-35 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और अभी भी पूरे हिंदुस्तान के कई शहरों का दौरा करता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसे कि आपने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मुख्तसर में कुछ आपके सामने मैं बात रखूँ। जी। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना बड़ा टॉपिक है जी। इसका जो मसवदा है वो 577 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जी। और 577 सफ़ात को जी अगर 2-4 मिनट में उसको अगर जो है कि समझ लीजिए कैद कर दिया जाए या उसको उतनी देर के अंदर जो है उसका खुलासा पेश किया जाए तो ये नामुमकिन बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो ख़ास बातें हैं उसके वो मैं आपके गोशे गुजार करूँ। सबसे पहले ये है कि जो तालीमी पॉलिसियाँ जो बनाई जाती है ये किसी भी कौम के लिए एक ऐसी चीज़ होती है जिसके असरात उस कौम पर सदियों तक जो है, दहाइयों तक तो रहते हैं लेकिन सदियों तक उसके असरात इसके रहते हैं। लिहाजा इसके बारे में मालूमात हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं जहाँ पे भी इस ताल्लुक़ से जो लेक्चर्स मेरे होते हैं मैं सबसे पहले इसके मुतालिक ये सवाल करता हूँ कि भाई इसके बारे में कितने लोगों को मालूमात है। तो अक्सर देखने में आता है कि पूरे मजमे में 2-4 लोग जो है इससे थोड़ा वाकिफ़ होते हैं लेकिन बाकी लोग अनजान हैं इसमें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ग़ालिबन 34 साल के बाद हमारे सामने आई है और इसका इम्प्लीमेंट जो है 2020 से लागू हो चुका है और ये धीरे धीरे 2030 तक जो है ये मुकम्मल कर दी जाएंगी। इसमें जो पैटर्न था, पहले जो पैटर्न था उसके अंदर 10+2 था, अभी इसके अंदर जो है 5+3+3+4 है इसमें। जी। यानी पहला 5 साल जो है वो नर्सरी, केजी 2, उसके बाद पहली दूसरी, तो इस तरह से ये 5 साल हो गया। ये 5 साल जो है ये बच्चे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ वक्त होता है कि इसमें जो है बच्चे को किस तरीके से हम जो है वो डेवलप करें उसमें। और इसमें ख़ास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रखा गया है कि इसमें एक्टिविटी बेस पर ये पूरे 5 साल जो है निकाले जाएंगे। नर्सरी, केजी 1, केजी 2 में कोई किताब नहीं है,
पहली और दूसरी में सिर्फ किताबें होंगे, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं होंगे। सारा मामला जो है एक्टिविटी बेस के ऊपर, प्ले स्कूल टाइप का होगा ये। दूसरा जो उसका है 3 साल का जो अरसा है, उसके अंदर जो इब्तदाई मरहला कहा गया है, जिसके अंदर तीसरी, चौथी और पाँचवीं आता है। यहाँ पर ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं का जो है, यहाँ पर बच्चों को किताबें दी जाएंगी और यहाँ पर इनके इम्तिहानात भी होंगे। पहले 5 साल में इनका कोई इम्तिहान नहीं है। ये जो 3 साल है, ये बच्चों का एक बहुत बुनियादी साल है, इसलिए कि इसके अंदर जो कोर्सेस रखे गए हैं उसके अंदर एक है मादरी ज़बान, एक है इलाक़ाई ज़बान और एक जो है कौमी ज़बान उसकी। तो ये जो 3 ज़बानों को जो रखा गया है, और साथ ही साथ जो है इसमें स्टडी और एक्टिविटी कि आपको पढ़ना भी है और एक्टिविटी सरगर्मी बेस। और बच्चों को ख़ास करके यह है कि उनसे आपको कुछ ना कुछ इस तरह से निकालना है। मतलब हम डायरेक्ट बच्चों को देना नहीं है कि जैसे हम लोग उमूमन ये होता था कि पहले टीचर जो है पढ़ा दिया करते थे, सवाल जवाब करवा दिया करते थे। अभी ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो चूँकि मुख्तसर बता रहा हूँ मैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो जाएंगी वो। उसके बाद आता है 3 साल फिर इसके अंदर, तो वो 6वीं, 7वीं, 8वीं। यहाँ पर जो है बच्चों को जो है एक आपकी जो तालीम जो है उसके साथ साथ उनको कुछ ऐसे बुनियादी कोर्स करवाए जाएंगे जो कि उस इलाके के अंदर वो बड़ा आसानी से मिल जाए। जैसे मछली पालन है, माहीगिरी के साथ साथ जो है बढ़ई का काम है, सिलाई का काम है, या कुछ, यानी बच्चा जो है कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते अपने आप को कुछ ऐसा डेवलप कर ले कि वो कुछ अर्निंग भी कर सके। उसके बाद जो उसका जो 3 से 4 साल है उसका, जो 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, तो इसके अंदर जो है बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकता है उसमें। और उसके साथ साथ अब वो पैटर्न ख़त्म हो गया है कि जैसे हम जो है पहले कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, तो यहाँ पर बच्चे के लिए अब ये हो गया है कि वो किसी भी फैकल्टी का कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ले सकता है। जैसे मान लीजिए आर्ट्स का उसको ज्योग्राफी लेना है, हिस्ट्री लेना है, तो कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट ले लेगा वो, उसको जो है साइंस का कोई एक सब्जेक्ट ले लेगा। मतलब पाबंदी नहीं है इसके अंदर। पहले ये होता था कि 10 तक के जो है तालीम हासिल करने के बाद अब वो 11वीं में ये तय करता था कि मुझे आर्ट्स में जाना है, साइंस में। यहाँ अब ये ख़त्म कर दिया गया। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है सेमेस्टर पैटर्न हो गया इसके अंदर। तो ये एक इसका तरीका। और इसमें जो गवर्नमेंट की इसकी जो बुनियादी बातें जो रखी गई है उसमें 5 चीज़ें बताई गई है। उसमें सबसे पहले ये कि ये तालीम हर एक तक पहुँचे जी। दूसरा यह है कि ये तालीम जो है ये मियारी तालीम हो। तीसरा यह है कि ये सस्ती तालीम हो। हाँ, सस्ती तालीम बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो कि हर एक आम आदमी जो है वो उसको अफोर्ड कर सके इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर जो है एक अहम जो इसमें जो टॉपिक है उसके अंदर की जवाबदेही दी गई है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ टीचर्स की नहीं रहेंगे सर, बल्कि अगर छोटा इलाका है तो ग्राम पंचायत की होंगी, उससे बड़ा इलाका है तो नगर परिषद की होंगी, उससे बड़ा इलाका है तो फिर ज़िला परिषद की होंगी, कारपोरेशन हो गया। फिर उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये सरकार की भी जवाबदेही बनेगी कि भाई इसका आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। तो ये एक इसमें एक अहम बात है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी का जो इसमें जो बुनियादी इसका मतलब जो नज़रिया है वो मैंने अभी आपके सामने रखा। अब मैं ये बताना चाहूँगा इसके अंदर कि इसमें 2 चीज़ों के ऊपर काफ़ी गौर करना है इसके अंदर। नंबर 1 कि इसमें एक ओकेशनल गाइडेंस या ओकेशनल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो उन लोगों को दी जाएंगी जो रिटायर पर्सन है जी। बहुत अच्छी बात। ये रिटायर पर्सन जो है, और उनको जो है एक इलाका दे दिया जाएगा, और उस इलाके के अंदर जो है चंद स्कूलें जो रहेंगी, वहाँ पे वो जाकर जो है उस तालीमी अदारे को किस तरीके से और डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी जो है तालीमी मैदान में मदद कर सकते हैं, वो जिम्मेदारी उनकी तरफ रहेंगी। इसमें सोचने वाली बात ख़ास करके उर्दू मीडियम के लिए ये है, और मैं ज़्यादा फोकस इस पर भी करता हूँ मैं, कि हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि जो बंदा रिटायर हो जाता है या जो टीचर रिटायर हो जाता है तो वो ये कहता है कि भाई अब मैंने बहुत ड्यूटी कर लिया, बहुत ये कर लिया, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे आराम करना है। तो वो कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं या इसमें आप वक्त नहीं देते हैं
तो जाहिर बात है गवर्नमेंट किसी न किसी को जो है उसमें इन्वॉल्व करेंगे। फिर किस मकतब फ़िक्र का या किस नज़रिए का शख्स जो है वो आपके साथ मुंसलिक होगा, और कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो आपकी है वो कैसे वहाँ से बाहर होंगी, ये होंगे। तो ये हमारे लिए फ़िक्र की बात है कि हमारे जो लोग हैं इसके अंदर जो है वो ज़्यादा आगे आना चाहिए इसके अंदर, और ख़ुद से इसके अंदर जो है गवर्नमेंट को ताउन करना चाहिए कि भाई हम अपनी खिदमत जो है वो दे सकते हैं। ये बहुत इसका जो है अहम पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में लेकिन इसकी जामे मालूमात हमें दी। ज़रूरत इस बात की है कि जो भी तालीमी मैदान से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इस नई तालीमी पॉलिसी को खूब अच्छी तरह से उसका मुताला करें, उसकी तैयारी करें और उसके मुताबिक हम अपने जो इदारे हैं उनको ट्रैक पर लाने की कोशिश करें। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ होती है कि जो हमारे लिए लागू की गई है या जिसके ऊपर हमको काम करना है, हम उसके बारे में अभी बेबहरा है, हम उसको जो है अभी तक देखे नहीं हैं। तो जाहिर बात है कि आप एक छोटे से इलाके को भी के सैर के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी मालूमात इकट्ठा करते हैं, और हम तालीमी मैदान में इतना बड़ा मसौदा हमारे लिए रखा गया है और हम उसको अभी तक नहीं पढ़े हैं और हम उसके बारे में अभी तक जो है वो अनजान हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके इलाके में कोई एक्सपर्ट है जो इस ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई कर सकते हैं तो ज़रूर स्कूल के टीचर्स और HM और मुंतज़मीन को मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे स्टाफ के लिए लेक्चर्स मुनाकिद कीजिए, ताकि जो है कम से कम वो मालूमात जो इन तक जो है आसानी से पहुँचाई जा सकती है वो इन एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो है ये मालूमात पहुँचा दी जाएंगी। जी बिल्कुल ज़रूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो बड़ी महरूमी की बात है। दूसरी एक बात यहाँ पर अभी हम और डिस्कस करना चाहेंगे वो ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो है मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना। यानी अलग अलग इलाक़ाई ज़बानें भी हो सकती है, मादरी ज़बानें भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में मराठी ज़ुबान बोली जाती है और मुस्लिम बरादरी में लोग उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। और एक ज़माने से आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पहले से भी रहा होगा, आज़ादी के बाद से यहाँ पर उर्दू मीडियम के इदारे हैं, मराठी मीडियम के इदारे हैं। और अब ये जो नया चल निकला है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें पूरा का पूरा ज़ोर इंग्लिश ज़ुबान में तालीम को दिया जा रहा है। तो हर कोई इस होड़ में लगा हुआ है कि मैं अच्छे से अच्छी महंगी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराऊं। तब सवाल ये उठता है कि इस पस मंज़र में इलाक़ाई ज़ुबान ख़ास तौर से हम मराठी का ज़िक्र करेंगे और उर्दू ज़ुबान के स्कूलों का ज़िक्र करेंगे जो ज़माने से चलती आ रही हैं। तो इनके मुस्तक़बिल को आप कैसा देखते हैं इस नए सिनेरियो में, नए एज में? देखिए, ये तो वाकई में बहुत ही ये तशवीश की बात है कि हम जो है अभी तक इसके ऊपर एक तो बेबहरा है, हमारी मालूमात कम है, और दूसरा जो अभी आपने बताया है कि भाई इसमें जो इलाक़ाई ज़बान है और जो मादरी ज़बान है उसमें, तो मैं जैसे अभी 5+3+3+4 का जो ज़िक्र किया उसके अंदर, तो उसमें अगर हम गौर करें तो जो सेकंड मरहला है, जो दूसरा जो जिसको इब्तदाई मरहला कहा गया है और उसके अंदर तीसरी, चौथी और पाँचवीं जो कहा गया है, इसके अंदर जो है एक है आपकी मादरी ज़बान जी, और एक है आपकी इलाक़ाई ज़बान जी, और एक ज़बान आप और ले सकते हैं। तो 3 ज़बान का प्रावधान है इसके अंदर। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम यहाँ पर बच्चों को, क्योंकि 5वीं के बाद 6वीं 7वीं के अंदर जो है फिर उनके कोर्स जो है वो अलग तरह की हो जाएंगे, उसमें स्टडी एक्टिविटीज़, और फिर जैसे मैंने बताया कि मछली पालन और ऐसे बहुत सारे उनको जो है कुछ कोर्सेज़ करवाए जाएंगे जिससे वो अर्निंग का कुछ कर सके। तो यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हमारे पास ये जो 3 साल है, इस 3 साल में और वो जो शुरू के 5 साल है उसके अंदर, उसमें हम अपनी मादरी ज़बान को और इलाक़ाई ज़बान को इतना उम्दा तरीके से और इतना जो है आसान तरीके से बच्चों को जो है वो दे, ताकि बच्चा जो है उसको पूरा की पूरा 5वीं तक जो है वो उसको हासिल कर ले और वो इस लायक बन जाए कि आगे अगर उसको मादरी ज़बान नहीं मिलती है या आगे उसको जो है इलाक़ाई ज़बान नहीं मिलती है, तो कम से कम यहाँ वो जो है इस लायक बन जाए कि वो उस बुनियाद के ऊपर आगे जो है अपने लिटरेचर को या अपनी मादरी ज़बान को जो है वो पढ़ सके। तो कोशिश इस बात की यहाँ पर की जानी चाहिए स्कूलों को
कि ये जो दूसरा जो पैटर्न है उसके अंदर जो तीसरी, चौथी और पाँचवीं है, तो ये इसमें हम इन दोनों ज़बानों को इस कदर जो है वो बेहतरीन तरीके से बच्चों को सिखा दे कि उसके बाद जो है कम से कम बुनियाद उसकी मजबूत हो जाए और बच्चे जो है फिर उसके बाद जो है आगे वो उसको आसानी से पढ़ सके। ये हमको करना पड़ेगा। और उर्दू स्कूलों का बिलखसूस हाल ये है कि आप देखेंगे कि एक शिकायत आती है हम लोगों के पास भी आती है, क्योंकि हम लोग एक तंजीम से जुड़े हुए हैं कि भाई बहुत सारे सरकारी काम हमारे पीछे लगाए गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हमको करना पड़ता है, उसकी वजह से हम तालीम, देखिए ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास कौम का असासा है, कौम ने आपके ज़िम्मे जो है अपने बच्चों को दिया है, तो अब आपका काम है कि आप उसको जो है एक सही तरीके से, सही ढंग से जो है उनकी रहनुमाई करें और उनकी जो है, क्योंकि आप वहाँ पर जो है एक पेरेंट्स से बढ़कर रोल अदा करने वाले एक टीचर हैं। इसलिए कि ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को आसमान से ज़मीन पर लेकर आते हैं जी, और टीचर जो होता है, उस्ताद जो होता है, वो बच्चे को ज़मीन से आसमान पर लेके जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक उस्ताद के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी उसकी मिसाल है कि उसकी अहमियत ज़ाहिर करती है, कि इसका रुतबा ज़ाहिर करता है। तो उस्ताद को ये चाहिए, टीचर को ये चाहिए कि वो इस तरीके से प्रोग्रामिंग करे, इस तरीके से अपने जो है तदरीसी अमल को एक्टिव बन करे, या उसके अंदर इतना फ़न लेकर आ जाए कि ये 5 साल के अंदर यानी 5वीं तक वो बच्चा जो है अच्छी खासी जो है उर्दू लिखने लग जाए, बोलने लग जाए। तो ये अगर हम करते हैं तो उर्दू स्कूलों को मैं नहीं समझता कि कोई नुकसान होगा। दूसरी बात एक ये है सर, जो ऐसा आपने कहा अभी कि अंग्रेज़ी स्कूल का जो बोलबाला है उसमें भी ये चीज़ रखी गई है कि अंग्रेज़ी मीडियम में अगर आपको पढ़ाना है, लेकिन अगर बच्चा वहाँ पे चाहता है कि मुझे ये पढ़ना है, यानी ये लैंग्वेज मुझे पढ़ना है, तो वो उसको मना नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है, ये मना नहीं कर सकते और वो उसको जो है वहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी अंग्रेज़ी स्कूल है, जाहिर बात है वहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा वहाँ पे कि हाँ, कि भाई बच्चा अगर चाहता है कि भाई मुझे ये लैंग्वेज पढ़ना है या मुझे ये पढ़ना है, तो वहाँ पे वो उनका जो है स्कूल के अंदर उसका सिलेबस वहाँ पे होगा, उसके टीचर्स होंगे। तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है कि टोटली वो इंग्लिश मीडियम के बोझ तले नहीं दबेगा, बल्कि कहीं ना कहीं वो पहले होता था, अभी वो एक बात, ये एक पॉलिसी के अंदर ये अच्छी बात आई है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो आपकी बात समझ में आ रही है वो ये कि जितनी इलाक़ाई ज़ुबानें हैं या उर्दू ज़ुबान हैं, इसमें जो इदारे चल रहे हैं, तो ये अगर अपनी मेहनत को मज़बूत करेंगे और अपने इदारों को दुरुस्त रखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि लोग इन्हीं ज़ुबानों में अपनी तालीम हासिल करेंगे और बजाय प्राइवेट स्कूलों में जाने के वो गवर्नमेंट स्कूलों को प्रीफर करेंगे। और ऐसे बहुत सारे इलाक़ों में देखने को अपने को मिल रहा है कि जिन्होंने अपने इलाक़ाई ज़ुबान की स्कूलों को, या ख़ास तौर से यानी हम एक लफ्ज़ में बोलेंगे सरकारी स्कूलों में जिन्होंने मेहनत की है, सरकारी स्कूलों को जिन्होंने डेवलप किया, तो लोग प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भी दाखिला दें। तो मैं ये कहूँगा आपको कि जितनी मेहनत सरकारी स्कूलों के टीचर जी करते हैं जी जी, लेकिन उनको जो है वो क्रीम बच्चे नहीं मिलते। हाँ, एक मसला है। मसला जो है यहाँ पे कि हमारे यहाँ समाज के अंदर एक ऐसी सोच बनी हुई है कि हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत अच्छा मतलब उसका जो है बिल्डिंग है और बहुत यानी जो है उसका तामझाम है, लेकिन अगर आप देखें तो जितनी सरकारी स्कूलों में मेहनत होती है, जितने टीचर वहाँ के जो है मेहनत करते हैं जी, उतनी जो है वो उसमें नहीं होती। जितना जो है होमवर्क और जितनी एक्सरसाइज वो लोग करवाते हैं कि माँ बाप जो है वो बच्चों से ज़्यादा पढ़ने लगते हैं जी। और यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं जी। इसके ऊपर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को जो है स्कूल में एडमिशन के लिए गए, तो उन्होंने जब एडमिशन के लिए काउंटर पे गए तो उस पर बैठा हुआ आदमी ये कहने लगता है कि भाई देखिए यूनिफॉर्म आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से मिलेंगे आपको, किताबें आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से मिलेंगी। तो उस पर माँ बाप जो है उस पर ये सारे सुनने के बाद ये कहते हैं कि भाई इसको तालीम यहाँ पर मिल नहीं, बोले वो आपको घर पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जी जी जी, बहुत कड़वी सच्चाई है जो मैंने एक लतीफ़े के तौर पे आपके सामने पेश किया कि जितनी एक्टिविटी माँ बाप को करवानी पड़ती है, बार बार पेरेंट्स मीटिंग, बार बार ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, और उसके अंदर जो है उनको इन्वॉल्व। मैं खुद एक स्कूल में, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ जब मैं गया मैंने देखा कि उन्होंने जो है वो ग्रैंड पा को बुलाए थे उन्होंने जी। तो मेरी ख़ुद की जो है मतलब पोती, मेरे भांजे की बेटी जो है उसके साथ मैं चला गया।
तो वहाँ जाने के बाद मैं देखा कि इतने मतलब मुझे शर्म आ रही है कि इतनी बकवास वहाँ पर जो है एक्टिविटी करवाई जा रही है। वो पेरेंट्स को नचवा रहे वहाँ पे, उनको ये कर रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि भाई किसके पास स्मार्ट घड़ी है। तो जाहिर बात है ये कोई बात है। अब उसमें से एक आदमी जो है उसने कहा कि हाँ भाई मेरे पास है, उसको बुला रहे। और वो 5 रुपये के वो जो क्या आता है वो 5 रुपये का जो पाउच वगैरह कुछ आता है बच्चों का, वो उसको इनाम के तौर पे दे रहे। ये स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा हूँ ये सब चीज़ें। तो ये जो एक लोगों के जहन के अंदर अंग्रेज़ी मीडियम और बड़ी स्कूल, उसकी फ़ीस 70-80 हज़ार और ये सब जो है उससे बेहतर है प्राइमरी अपने नगर परिषद की स्कूल, प्राइवेट स्कूल, और वहाँ के जो टीचर है वो उससे कई गुना जो है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन उनको आउटपुट इसलिए नहीं मिलता है कि उनके पेरेंट्स जो है वो उतने एक्टिव नहीं होते, उतने समझदार नहीं होते। और बच्चे जो है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये जिसमें टीचर, बच्चे और आपके जो है पेरेंट्स, ये 3 मिलकर जो है ये जब ये गाड़ी को चलाएंगे तो ये चलेंगे। जैसे एक ऑटो रिक्शा के 3 चक्के होते हैं, अगर एक भी पंचर हो जाए तो वो गाड़ी नहीं चलेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर टीचर अपनी एक जिम्मेदारी से ये हो जाए तो वो गाड़ी नहीं चलेंगी। बच्चा अगर अपनी जिम्मेदारी से ये हो जाए तो वो ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा। इसी तरीके से माँ बाप अगर अपनी जिम्मेदारी ना करें तो तीनों को मिलकर जब करना पड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि इसके ज़्यादा नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और सामने ये भी है कि आज बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान वो किसी इंग्लिश स्कूल से नहीं पढ़े, स्कूल से नहीं आए हैं, बल्कि वो सरकारी स्कूल से हैं। सही फरमाया। मोहतरम मरहूम जो है वो APJ अब्दुल कलाम साहब जो है वो किस जो है वो घराने से थे और किस गांव से थे वो। हमारे शहर में जो बड़े बड़े डॉक्टर, हमारे शहर के अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर जो है कामटी के अंदर, और मैं नाम लूँगा जो डॉक्टर खलीलुल्लाह साहब वगैरह, रब्बानी स्कूल की देन है वो। जी हम लोग खुद रब्बानी स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास मिसाल है, मिसाली चीज़ें हमारे पास कि हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो है आज दुनिया में नाम पैदा कर रहे हैं। सही है सर। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत ही हिम्मत अफ़ज़ा बातें हैं ये। बस ये है कि हमको लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, और इस बातचीत से मुझे उम्मीद है कि जब जिन तक भी ये बात पहुँचेगी तो ज़रूर सोच में तब्दीली आएगी। अब एक आखिरी, क्योंकि वक्त की भी हमको तंगी है, वरना ऐसा लगता है कि आपसे बात करती ही बात जारी ही रहे आपके साथ, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अलग अलग स्टेप में जारी रखेंगे। एक आखिरी सवाल जो हम प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, वो आप भी महसूस करते होंगे कि हमारे समाज में, हमारे स्कूलों में, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, माहौल सब बच्चों को एक जैसा मिलता है, ख़ास तौर से बॉयज़ को गर्ल्स को, लड़कों को लड़कियों को। लेकिन ये नेशनल स्कूल के जो मतलब नेशनल लेवल पे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, नीट के, JEE के या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, स्कूल्स के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम हर बार एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और लड़के पीछे हो रहे हैं। लड़कियों का आगे बढ़ना वाकई बहुत अच्छी बात है, बढ़ना ही चाहिए, वो समाज तरक्की करेगा। लेकिन वाई बॉयज़ आर बैक, लड़के पीछे क्यों हो रहे हैं, ये एक फ़िक्र की बात है। इस बारे में अगर आप कुछ रहनुमाई फरमा दे तो सबका फ़ायदा होगा। देखिए, ये तो आज अगर हम रिज़ल्ट देखते हैं तो उसमें जो है ख़ास करके न्यूज़पेपर में या TV वगैरह में जब हम कभी रिज़ल्ट आते हैं, चाहे वो 10वीं के हो या 12वीं के हो, और उसमें जो एंकर्स होते हैं या जो अखबार में लिखने वाले जो होते हैं कि लड़कियों ने बाजी मार दी, जी, तो ये तो कई सालों से देखने में आ रहा है। लेकिन सर, इसके अंदर मैं जो समझता हूँ, अभी तक मेरा जो अपना इसमें एक्सपीरियंस है या मैंने जो इसका एक निष्कर्ष जो है एक निकाला हूँ मैं, कि इसमें सर क्या हो रहा है कि हमारा समाज इसमें ज़िम्मेदार है, हमारे वालिदैन इसके अंदर ज़िम्मेदार है कि हम जो है ये नहीं समझ रहे हैं कि देखिए अल्लाह ने जो लड़का और लड़की जो बनाया है, यानी एक मर्द और एक औरत को जो बनाया है, उसके 2 अलग अलग काम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके जी। लड़कों के ज़िम्मे एक काम दिया गया है तो लड़कियों के ज़िम्मे एक काम दिया गया है। लेकिन आज ये हो रहा है कि हम लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, लड़कियों की पढ़ाई जो है उसको ज़्यादा जो है हम फोकस कर रहे हैं, और लड़के हमारे कहाँ वक्त गुजार रहे हैं, कहाँ जो है अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर माँ बाप का उतना फोकस नहीं है। गोया कि हम सहूलतें दोनों को दे रहे हैं बराबर, लेकिन जो तवज्जो का जो मामला है वो तवज्जो जो है वो एक तरफ ज़्यादा हो रही है, दूसरी गैर मुतवाज़िन। जी। उसमें एक चीज़ ये हो रही है कि अगर आप गौर करें तो समाज में एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है
तो ये तो ज़रूर है कि एक ख़ानदान पढ़ा लिखा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कौल है कि अगर एक लड़का पढ़ा लिखा होता है तो वो एक लड़का पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ी होती तो पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा होता है। लेकिन अगर आप गौर करें इसके पस मंज़र में तो आपको पता चलेगा कि लड़की जो होती है वो उमूर खाना के अंदर जो है पढ़ाई के बाद वो बिज़ी हो जाती है। जी जी, तो उसकी तालीम जो है वो फिर वो घर में ही महदूद हो जाती है। वो ठीक है, वो बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए वो तालीम याफ्ता रहती है और उसके फ़वाइद भी सामने आते हैं। लेकिन अगर एक लड़का तालीम याफ्ता हो जाए तो एक समाज को एक बेहतरीन फ़र्द जो है वो मिलेगा। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा साइंसदान, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा आला तालीम याफ्ता अगर लड़का हो तो समाज उससे जो डेवलप होगा, समाज जो उससे जो मतलब शक्ल समाज की जो बनेगी वो देखिए आप, वो उसकी शक्ल अलग होगी। आज ये हो रहा है कि लड़कियां ठीक है पढ़ी लिखी ज़्यादा है, लड़कियों का जो है आप देखेंगे कि लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, लड़के जो है जिनका ड्रॉप आउट जो है वो ज़्यादा लड़कों का इसके अंदर। उसके बाद जो है लड़के कोई ना कोई छोटे मोटे काम के अंदर लग जा रहे हैं। अब उनको जो है पैसे जब मिलने लग गए तो उनको लग रहा है कि भाई क्या फ़ायदा, पढ़ लिख कर भी तो काम करने का, तो चलो यही काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे ख़ास करके मुस्लिम समाज के अंदर ये देखने में आया है कि हमारे बच्चे ने अगर जो है कमाने का कोई एक तरीका सीख लिया है, जैसे मिसाल के तौर पे उसने एक कारपेंटरी का काम कर लिया, या उसने जो है एक वेल्डर का काम कर लिया, या उसने इलेक्ट्रिशियन का जो है एक प्रोफेशन, तो इसको वो मुस्तकिल अपना पेशा बना लेता है। अब वो ये समझता है कि बस अब ये मेरी ज़िंदगी का एक तरीका हो गया और इसके ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। मैंने देखा हूँ दूसरे समाज में, मैं नाम नहीं लेता लेकिन मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा हूँ ऐसे बच्चों को जो ज़रूरत पड़ने पर अखबार भी बांटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर किसी वेल्डर की दुकान के ऊपर जो है उसका हेल्पर भी बन जाते हैं, किसी मैकेनिक के यहाँ जाकर जो है उसके हेल्पर जो है बन के काम करते हैं उसके अंदर। लेकिन शाम में वो बच्चे जो है उस मालिक से ये इजाज़त लेके काम में जो है वो मतलब उस काम को जो है मतलब अपनाते हैं कि हमें 5 बजे से इतने बजे तक छुट्टी चाहिए, ताकि हम अपनी जो है आगे की इम्तिहानात की तैयारी करें और उसके अंदर जो है हम आगे जाने के बाद सर्विस हासिल कर सकें गवर्नमेंट। और हमारे यहाँ देखा जा रहा है सर, मुझे 2 दिन पहले ही मेरा एक बहुत पुराना दोस्त जो है मुझसे मुलाकात हुई, तो मैंने उसको पूछा भाई कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि एक क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट में है और एक बैंक में। हमारे बच्चे जो है वो इस तरह के जितने भी सिविल सर्विसेज के जो इम्तिहानात होते हैं या जितने भी सरकारी महकमे होते हैं वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं नज़र नहीं आ रहे उसके अंदर। क्यों? उनको मालूम ही नहीं है। दूसरी बात यह है सर कि स्कूलों की जिम्मेदारी ये है कि ऐसे एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स करवाना चाहिए। जी जी जी, ज़रूरी स्कूल के लेक्चर्स कराना चाहिए। सर इतने ही है। अभी आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप अकोला चले जाइए आप जी। अकोला के अंदर कई ऐसे लोग जो है वो बच्चों के लिए रेसिडेंशियल जो है वो तालीम का इंतज़ाम करके रखे हैं और उनको हॉस्टल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर जो है उनको आगे की सिविल सर्विस और इसकी जो है तालीम मुहैया कर रहे हैं और उसके ऊपर मेहनत हो रही है। ये कई जगह मैंने जाके देखा हूँ, कई जगह। आप आज़म कैंपस को ले लीजिए, 16-17 एकड़ के अंदर, वो भी 20 शहर के अंदर। जी। आज जाके देखिए कितने कॉलेजेस उनके। जलगांव में जाके देखिए आप, करीम सालार साहब जो है वो उनका कितना बड़ा रोल है वहाँ पे इसके अंदर। ऐसे कितनी जगह, मैं कितने नाम बताऊँ आपको। जी। अभी मैं केरला का, पिछले महीने केरला के 8 शहरों का दौरा किया सर मैं। उम्मुल कुरा करके जो है, आप यूट्यूब के ऊपर उसको सर्च कीजिए, आप जाके देखिए वहाँ पे सर। एक मैं क्या नाम है कोझिकोड के अंदर जो है एक इंफॉर्मेशन सेंटर में जब हम गए, वहाँ जाकर जब हमने उनसे मुलाकात की, हमारे सारे से अपॉइंटमेंट थे हमारे, हम जब गए हमारे से जब उन्होंने बात किया तो उसमें एक बात जो बताने लायक है कि हम जो है आने वाले 5 साल से 10 साल में जो वैकेंसीज क्रिएट होती है वो वैकेंसीज के लिए हम आज अपने बच्चे तैयार करते हैं। माशाअल्लाह। अब सोचिए उनकी कि सर 5 साल और 10 साल के बाद जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट 5 साल के बाद है 10 साल, उसकी तैयारी वो आज से कर रहे हैं। आज तो ऐसी ऐसी चीज़ें मोबाइल में आ गई है कि आप सिर्फ उसको हुक्म कर दीजिए कि साहब मुझे ये तैयार करके दे दीजिए, वो तैयार करके दे देगा। जी जी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसमें एक बात आखिरी में मैं ये बताते चलूँ कि इसमें टीचर्स जो है उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि उसके ऊपर 10 साल तक वो ट्रैकिंग पर रहेगा वो। हाँ। अब वो ट्रैकिंग क्या है, उसको साल में 50 घंटे, उसको 1 घंटे की 1 हफ्ते में एक क्लास एक्टिविटी बेस के ऊपर अपनी देनी होंगी खुद की।
हाँ। और उसके बाद जो है आप देखिए साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 50 हफ्ते आपको उसमें जो है 1-1 घंटे आपको 1-1 हफ्ते में देंगे। वो एक्टिविटी बेस्ड जब आप क्लास देंगे, आप अपने आप को बताने के लिए कि मैं कितना चेंज कर रहा हूँ, मैं कितना एक्टिविटी बेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप जब केजी से लेके दूसरी तक जो है कोई किताब नहीं है, क्या पढ़ाएंगे आप बच्चों को? आपके पास क्या तरीका है, आपके पास कौन सी एक्टिविटी आपके पास है? प्ले स्कूल किसको बोलते हैं? तो ये जो चीज़ है ये टीचर्स को आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे 10 साल के बाद भी आपको वो घर बिठा देंगे वो। सही। तो ये सारी चीज़ों को मालूम कीजिए, उसके ऊपर आप अमल कीजिए, तब जाके आप अपने मुस्तकबिल में अपने रोशन जो है उस यानी मुस्तकबिल को जो है रोशन करने का आप ख्वाब देख सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो है आपका फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मुझे इन चीज़ों पर बोलने का मौका दिया। मेरी जो मामूली सी या जो मेरी मुख्तसर सी मालूमात थी, मैंने कोशिश किया इसके ऊपर आपका जवाब सही दूँ। जज़ाकल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रियाज साहब, आपसे वाकई हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और ये जो बातचीत है ये ज़रूर हम सबको आगे के लिए हमारे रास्ते तय करने में हमारी मदद करेगी। तो मैं एक बार बानी स्कूल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस बात को यहीं पे हम रोकते हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरह का सिलसिला और भी आगे जारी रहे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।